जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3। आप सब जानते हो कि बाइनोमियल थ्योरम से बच्चे कितने डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि चैप्टर उसको बहुत ज्यादा ना खतरनाक लगता है। और खतरनाक इसलिए लगता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है और थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर मैं विश्वास दिला दूं कि आपको जो ये चैप्टर है सबसे स्ट्रांग होगा आपका। एक बार जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लो, और जैसे जैसे आपका लेक्चर जा रहा है सारा लेक्चर कंप्लीट कर। टोटल लेक्चर A to Z जितना होमवर्क दिया जा रहा है। हाँ, अगर आप अभी से पहले के जो 2 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है तो आज के लेक्चर में आपको दिक्कत होने वाला है। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक्स, कैसे एक्सपेंशन लिखाता है, पास्कल्स ट्रायंगल्स क्या था, बाइनोमियल टर्म क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, मोनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, एक्सपेंशन टोटल हम लोग कितने लिखे हैं, वो सारा चीजें का जिक्र बच्चों हमने पिछले 2 लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे जो कि यहां से बाइनोमियल मेन ट्रैक, यानी बाइनोमियल जो है वो मेन रास्ते पे आ जाता है और बाइनोमियल से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब हुआ बच्चों सामान्य पद। मतलब अब हमें इस एक्सपेंशन का, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कोई भी टर्म लिखने को बोला जाए, हम आसानी से लिख सकते हैं। क्या? हम आसानी से बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई भी टर्म लिख सकते हैं, या कोई पार्टिकुलर टर्म बनाने को बोला जाए तो हम लोग वहां से जाके पता भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं जनरल टर्म क्या होता है, कैसे निकलता है, कहां इस्तेमाल करेंगे, और सवालें देखेंगे बच्चों मजे के साथ। तो आइए, सबसे पहले हमारे सामने है जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब कि मैं इस एक्सपेंशन का कोई भी टर्म लिख लूं, कोई भी टर्म। अगर बोलूं बताओ इसका T20 लिखो, बताओ T50 लिखो, बताओ T26 लिखो, T100 लिखो, T2023 लिखो, कोई भी टर्म लिखने को बोलूं आराम से तुम लिख लो। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो, इसके जनरल टर्म को हम लोग TR+1 से बुलाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? इसके जनरल टर्म को हम लोग TR+1 से बुलाते हैं। इस TR+1 को बोलते क्या है? जनरल टर्म बोलते हैं। लिखा था कैसे? एकदम सो सिंपल है बच्चों। आपको करना क्या है यहाँ पे? करना क्या है? आप जब भी जनरल टर्म लिखो या कोई भी टर्म लिखो, ये तो रही बात फॉर्मूले वाली, लेकिन मैं आपको क्या बताया हूं बताओ? मैं आपको क्या बताओ कि जब भी तुम कोई भी टर्म लिखो, है ना, जैसे TR+1 ही लिख रहे हो, तो तुम कुछ मत करो, जितना यहाँ संख्या लिखोगे उससे कम कर दोगे। यहाँ समझ में आ रहा है? जितना यहाँ संख्या दोगे उससे कम कर दोगे यहाँ, और जितना यहाँ दोगे सेकेंड वाले को उतना ही मिलने वाला है यार। हेलो हेलो, समझ में आ रही है? जितना तुम यहाँ लिखोगे सेकेंड वाले को उतना ही मिलने वाला है, और अब जो बचेगा वो मिलने वाला है फर्स्ट वाले को। तो क्या बचा? आप n में से r इसे दे दिए हो तो बचा n-r, n में से r इसे दे दिए हो तो बचा n-r, और वो n-r इसे मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल टर्म लिखने का टेक्निक। फिर से समझ लो, जैसे अगर तुम्हें T6 चाहिए या कोई भी चीज चाहिए तुम्हें बच्चों, क्या चाहिए? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, है ना, मान लो तुम्हें मैं बोलूं कि T20 लिखो, ओके, तो तुम क्या करोगे? तुम n लिखोगे, यहां जितना संख्या लिखो उससे कम कर लो, यहां जितना संख्या लिखे हो ना उससे एक कम कर लो, और जैसे यहां जो भी अंक आएगा इस नंबर को सेकेंड वाले को दे दो। कुछ समझ में आ रही बात? जो बचा, क्या बचा अब? तो n में से आप n में से 19 तो सेकेंड वाले को दे दिए, तो n में से 19 सेकेंड वाले को दिए, तो फर्स्ट वाले को क्या मिलेगा? यानी क्या बचा जो फर्स्ट वाले को मिलेगा? तो सीधे समझो यार, आपके पास n कॉइन्स थे, आपने 19 कॉइन्स इसे दे दिया, तो फर्स्ट वाले को मिलने वाला है n-19 कॉइन्स। ओके, फर्स्ट वाले को मिलने वाला है n-19 कॉइन्स। ऐसे तुम्हें जो भी टर्म बोला जाए, जैसे मैं मान दू बता T50 लिखो, तो बच्चों इसे लिखना है N49, क्या लिखोगे? N49 इंटू
सेकेंड वाले को देने वाले हो 49, सही पकड़ रहे हो। और फर्स्ट वाले को क्या दोगे सर? फर्स्ट वाले को देंगे ax के पावर n माइनस 49। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, जैसे हमने T6 निकाला तो T6 के लिए हमें r का मान कितना रखना होगा? यहाँ r का मान कितना रखना होगा सर? जितना यहाँ संख्या है ना उससे कम r डालते हैं। जितना यहाँ पे संख्या है उससे एक कम r का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ संख्या कितना है? 6, r का मान रखेंगे 5। मतलब जितना यहाँ रखेंगे उससे कम रखेंगे। और इसे आप अलग अलग कर लो। देखो यहाँ पे दो लोग वेरिएबल का काम कर रहे हैं, एक्स और वाई, या जो भी है यार वेरिएबल कांस्टेंट जो भी है, मैं यहाँ से अभी एक्स और वाई को वेरिएबल समझ रहा हूँ। तो एक्स वाई ये दोनों अलग हो गए। तो आप बताओ यहाँ पे जब आप एक्स के पावर n माइनस आर रखे हो, इसका मतलब क्या हुआ? a के पावर n माइनस आर और x के पावर भी n माइनस आर। उसी तरह से ये बी वाई के पावर r है, इसे तुम करने वाले हो b के पावर r और y के पावर r करने वाले हो। बोलो, अब इन्हें ऐसे तोड़ दिए, इन्हें ऐसे तोड़ दिए, और बाकी जो लोग हैं एक्स और वाई को अलग कर लिए, कांस्टेंट को एक साथ कर लिए। अगर हमें T6 चाहिए तो r का मान 5 रखेंगे, क्योंकि जितना रखेंगे एक से एक ज्यादा होकर यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 5, यहाँ n-5, यहाँ 5। इस तरह से बच्चों हम इस एक्सपेंशन का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इस एक्सपेंशन का कोई भी टर्म लिख सकते हैं, जो कहो वो लिख सकते हैं, जो कहो वो। मेरा बात समझ में आया? जितना यह संख्या लोगे कम लेना और वही सेकेंड वाले को देना और उतना माइनस करके फर्स्ट वाले को दे देना। गेम खत्म, गेम खत्म। आइए सेकेंड वाले के पास। बच्चों अब आपके सामने IIT 2001 और मेंस 2007 ये सवाल पूछा गया है। हम लोग यहाँ पे ओवरऑल करने क्या वाले हैं? तो जनरल टर्म, मतलब कि इनका वैल्यू निकालने वाले। पूछा क्या है हमें कि द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, है ना? क्या पूछा है? द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, मतलब पांचवा टर्म और छठा टर्म का सम बताना है। इस एक्सपेंशन का बताना नहीं है, पांचवा और छठा टर्म का सम जो है वो 0 है, तो a बाई बी का वैल्यू बताना है। कोई दिक्कत नहीं? तो नहीं दिक्कत है तो फिर वेट किसका कर रहे हो? आ जाओ। सबसे पहले लिख लो जनरल टर्म, क्योंकि जनरल टर्म वो टर्म है, जनरल टर्म वो टर्म है जहां से मैं किसी को भी निकाल लूं, जहां से मैं किसी को भी निकाल लूं। मतलब तुम्हें नहीं निकाल लूंगा वहां से, अरे जो भी टर्म चाहिए, 10वां 20वां 1000 2000 5000 जो भी टर्म चाहिए हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए लिखिए जनरल टर्म, मतलब TR+1, दिस इज जनरल टर्म। लिखा गया? क्या होगा? तो NCR जितना यहां लेंगे कम कर देंगे यहां। फिर यही चीजें बच्चों सेकेंड वाले को मिलना है। अब देख लो यहाँ a प्लस a माइनस बी को लिख सकते हैं क्या? a प्लस ऑफ माइनस बी के पावर n, a प्लस माइनस ऑफ बी के पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे माइनस बी के पावर r कर दूं? सेकेंड वाले को क्या देने वाले हैं? r। जितना यहां डाले सेकेंड वाले को दे दो। जो बचता है, क्या बचता है? a, उसे मिलेगा n-r। फर्स्ट वाले के पास जो बचा वो मिल गया, फर्स्ट वाले को जो बचा वो मिल गया। कोई दिक्कत? समझ रहे हो विनोद? कैसे कैसे चीजों को घुमाया जा रहा है, कैसे कैसे जनरल टर्म को लिखा जा रहा है। चलो ठीक है, आओ, ये हो गया मेरा जनरल टर्म बच्चों। ओके, अब हम ये चाहिए क्या? फिफ्थ टर्म, है ना? यानी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म मतलब दैट इज कहो तो T5। हमें T5 के लिए क्या करना होगा? पुट कर देना होगा, पुट कर देना होगा R का वैल्यू। और वाह क्या बात! अगर हमें पांचवा टर्म चाहिए, यहां पांचवा चाहिए, क्योंकि जितना हम यहाँ पे रखेंगे R उससे एक ज्यादा बनेगा। और अगर हमें 5 चाहिए तो R का मान 4 डालना होगा, वहां जाके एक बढ़ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ आप 4 डालेंगे आपके सामने जो T5 बनेगा,
आपका जो T5 बनेगा देख लो वहां NC, अरे यार NC4 ना बनेगा, जितना यहाँ लोग एक कम कर देंगे और यही चीज सेकेंड वाले को दे देंगे और बचा हुआ जो है वही से मिल जाएगा। अब बताओ फिर किसके लिए बात कर लो, तो सर 4 6 टर्म्स दैट इज कहो तो T6 है ना, दैट इज कहो तो T6। तो इसमें बच्चों पुट कर दो R का वैल्यू 5, कर दिए पुट, R का वैल्यू 5 पुट कर दिए। छठे टर्म के लिए R का वैल्यू आपने 5 रख दिया, तो R 5 रखोगे है ना, R 5 रखोगे, यहाँ बन जाएगा T6, लेकिन यहाँ हो जाएगा NC5 इंटू A के पावर n-5 और माइनस ऑफ B के पावर 5, ऐसा। अब तूने निकाल लिया R का वैल्यू 4 रख के पांचवा टर्म, R का वैल्यू 5 रख के छठा टर्म, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन क्या बोल रखा है तुझे, क्वेश्चन बोल रखा है अकॉर्डिंग टू प्रश्न कि सर पांचवा टर्म और छठा टर्म को मैं जोड़ू तो वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। पांचवा टर्म मेरा क्या है बच्चों, NC4 A के पावर n-4 और माइनस B के पावर 4 प्लस NC5 A के पावर n-5 और B के पावर 5, इनका सम 0। NC4 A के पावर n-4 माइनस B के पावर, NC5 A के पावर n-5 B के पावर माइनस B के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो कि जो भी नेगेटिव, जो भी इवन के छत्र छाया में नेगेटिव गया है ना, कोई नेगेटिव लोग अगर इवन पावर के अंदर गया तो वो इवन पावर उसे पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ तो NC4 इंटू A के पावर n-4 इंटू B के पावर 4, अब उसके बाद माइनस B के पावर 5, मीन्स बच्चों ये कि यहाँ पे जो माइनस है ना ये बाहर निकाल देगा इसे, क्योंकि माइनस पे ऑड पावर करना नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ से जाएगा इनके साथ, क्योंकि ये इनके ये कहो तो इसके पहले का साइन प्लस है, इनका खुद माइनस है, तो ये दोनों चूंकि ये मल्टीपुल में है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा NC5 इंटू A के पावर n-5 इंटू B के पावर 5 और वैल्यू करने वाले हैं 0। ओके, अब तुम क्या करो ना, इन पूरे को पकड़ लो, उठा के राइट साइड पटक दो, चाहे सही पटकोगे यहाँ हो जाएगा NC4 A के पावर n-4 B के पावर 4 दिस इज इक्वल टू NC5 इंटू A के पावर n-5 इंटू B के पावर 5। ओके, अब कुछ होने वाला है, क्या काटने वाला है, सब ए बी को एक साइड बुला लो, सारा ए बी को एक साइड बुला लो, तो A के पावर n-4 इंटू B के पावर 4, यहाँ बच्चों A के पावर n-5 इंटू B के पावर 5, इधर हो जाएगा NC5 डिवाइड बाई NC4, ऐसा कुछ होगा। अब कुछ को जो जाने वाला है उसे रोका ना जाए, है ना, जो जाने वाला है उसे रोका ना जाए। देखो यहाँ भी 4 गो है, नीचे भी 5 गो है, तो 4 गो तो भी गया, एक गो भी बच गया। यहाँ n-4 और यहाँ n-5, तो तुम बताओ ज्यादा कौन है, n-4 या n-5? अरे बच्चा n में 4 घटाओगे वो ज्यादा होगा कि n में 5 घटाओगे वो ज्यादा होगा? n मेरा नेचुरल नंबर है, सिंपली बताओ मुझे, n मेरा नेचुरल नंबर है, कौन घटाएंगे तो क्या होगा, कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियस है कि सर ये ग्रेटर होगा और ये एक कम है, है ना, एक कम है, तो मैं इसे पूरा काट दूं और यहाँ एक लिख दूं। और एक चीज और जान लो बचवा कि लगातार बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो NCR बाई NCR माइनस 1, n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। याद कैसे रखना है, आगे जब हम लोग सीरीज पढ़ रहे होंगे, बाइनोमियल में सीरीज पढ़ रहे होंगे, तो उस समय हम इसका सारा चीज एक जगह नोट करवा देंगे। और अभी याद रखो परमुटेशन में भी हम लोग पढ़े हैं NCR बाई NCR माइनस 1, NCR बाई NCR माइनस 1, मतलब जितना संख्या ऊपर है
और जितना नीचे, ये दोनों लगातार बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जस्ट बगल बगल वाला, जैसे NC 10, NC 9, NC 15, NC 14, NC 20, NC 20 19, तो ऐसा है कुछ, बड़ा वाला ऊपर है, छोटा वाला नीचे है। तो करना क्या है, n+1 लिखना है, ऊपर r घटा देना है, मतलब जो बड़ा संख्या है वो ऊपर घटा देना है और वही संख्या नीचे डाल देना। जैसे यहां जाओ बच्चों, बताओ इधर अपने को क्या बना, है ना, अपने को इधर क्या बना बता दो सर। उधर का बन गया, ऊपर एक बचा हुआ है और नीचे एक बी बचा हुआ है ना, ऊपर में ए बचा हुआ है, नीचे में बी बचा हुआ है, तो ए बाई बी हो गया। और इधर तो आप ही ने तो सर बताए हो अभी कि दोनों लगातार है, हाँ है। आप इनमें से जो बड़ा संख्याओं से घटा दो और एक जोड़ दो और फिर उसी में उसी संख्या को नीचे लिख दो, मतलब कहो तो ऐसा a बाई बी इज इक्वल टू n-4 ऐसा, है ना, ऐसा 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 ऐसा, बिल्कुल सही है। a बाई बी इज इक्वल टू n-4/5। ओके चलो ठीक है, तो ऑप्शन मिला लो बच्चों, ऑप्शन मिला लो। ऑप्शन कौन सा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सर सी है, n-4/5। वेरी गुड, आसान सा सवाल है। आपसे ये बना था या नहीं बना था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। समझ में आ रही बात, बना था या नहीं बना था, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहोगे। कहते हैं ना कि यार मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ब खुद शोर मचा दे। अभी हल्ला नहीं करना है ना, अभी एकदम मुड्डी झुका करके पढ़ना है। और जिस दिन IIT का रिजल्ट आया, साला कॉलर सारा टाइट, बाल साला ऐसे करवा लेना, तू ऐसे बाल ऐसे करवा लेना, मतलब जो मन करे यार। लेकिन अभी कोई फैशन नहीं, केवल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिसियम PCM, दिन रात। दिल लगाना भी है तो इसी से, तोड़ना नहीं है, तोड़ने का टाइम नहीं है, दिल लगाना है इसी से लगाओ। कहते हैं ना कि जो किताबों से दिल लगाया, जो किताबों से दिल लगाया वो उसका तो करियर बन ही गया यार, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देने वाला है। अगर बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी, है ना, समझ रहे हो। आगे तो तुम डॉट 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 जानते हो। चलो आगे आते हैं, समझ गए, आंसर नंबर सी आने वाला है बच्चों आपके पास। ओके ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े। यस, आपके सामने बच्चों दूसरा सवाल, ये भी IIT में पूछ चुका है। कहानी ये है, ऐसा ये पिछला वीडियो में हम आपको होमवर्क के लिए छोड़े थे, लेकिन आप लोगों ने इसे बनाया है या नहीं बनाया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर भेजेंगे कि हाँ सर बन गया है या नहीं बना है। तो बच्चे जो नहीं बना है वो देखें क्या करना है। देखो इधर का एक बाइनोमियल लिखा हुआ है एक्सपेंशन, और इसे एक्सपेंड कर दिया गया है, 3 टर्म बता दिया गया है। भाई जब मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो ऐसा बनता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पे जो अननोन है ए, क्या होगा, एन क्या होगा, और कहे तो एक्स का कोएफिशिएंट, यानी उसमें जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा। मैं क्या रखूं कि जब मैं इसे तोड़ूं तो ऐसा दिखाई दे, एंड द वैल्यू ऑफ एन। सिंपल है, आप इस एक्सपेंशन को ऐसा लिख लो, दिया हुआ है वो, फिर LHS वाले को तोड़ लो। कैसे तोड़ना होता है, NC0 पहला वाला को सब मिल गया, दूसरा को कुछ ना मिला। NC1 पहला को मिला 1, सॉरी पहला दूसरा वाले को मिला 1, पहले वाले को 1 कम मिला। NC2 दूसरे वाले को मिला 2, तो पहले वाले को 2 कम मिला। ऐसे करके लिख लो यार। सर ज्यादा और क्यों ना लिखे हो, अरे मैं और क्यों लिखूं बताओ तुम मुझे, और क्यों लिखूं विनोद, और लिखना पड़ेगा। कितने लोगों को कंपेयर करना है बताओ मुझे, अरे 2 अननोन है, 2 टर्म को कंपेयर करो, काम गेम ओवर। 2 टर्म है, 2 टर्म है तो इधर भी 2 टर्म लिखो। चलो 3 टर्म है तो 3 टर्म इधर का भी लिखो, कंपेयर करो, गेम खत्म। अब तुम 50 को लिख लोगे तो बताओ ये इंजीनियर वाला दिमाग कहीं दिखाई दे रहा है तुमको, कहीं है इंजीनियर वाला दिमाग कि 50 को लिखेंगे। सर सर आपने तो आर वाला दिखाया ही नहीं, एन वाला भी नहीं दिखाए हो। मैं क्यों, अच्छा ये बताओ मुझे, मैं क्यों दिखाऊं आर वाला, क्यों दिखाऊं एन वाला, बताओ बताओ बताओ, क्या क्यों दिखाऊं।
अरे भाई जितना पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना बोला जाए। ये तुमसे बोला है कि शुरू का 3 टर्म, इसका शुरू का 3 टर्म लिखो, कंपेयर करो, काम गेम खत्म। लिखे तो पहला लिखा है सब। अब तो तुम जान ही रहे हो यार, एनसी 0 1 होता है, 1 की पावर n भी 1 होता है, और एक्स की पावर 0 भी 1 होता है। फिर तुम ये भी जान रहे हो एनसी 1 रह जाएगा, और ये वाला ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1। फिर इसका वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो जो बचेगा वो NC1 एक्स बचेगा, NC2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, जिसे हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ऐसे आ जाओ आगे तक और ऐसे करते करते तुम लिख लोगे सारा। अब क्या किया, तुम दोनों को कंपेयर कर लो, यानी इसका जो फर्स्ट होगा और इसका जो फर्स्ट होगा वो तो है ही सेम, इनका जो सेकेंड होगा, इनका जो सेकेंड होगा बराबर कर लो। एक्स तो बराबर है, कॉफिशिएंट बराबर कर लो। तो इनका कॉफिशिएंट NC1 इंटू ए वैल्यू, इसका कॉफिशिएंट कितना 8, इसका कॉफिशिएंट कितना स्क्वायर में NC2 इंटू ए स्क्वायर, इसमें कॉफिशिएंट कितना स्क्वायर का 24। ओके देखो दोनों कंपेयर किए, ये पहला इक्वेशन बना, NC1 का वैल्यू n, और ये तो ये हो गया बच्चों 8। दूसरा में NC2 इंटू इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट NC2 इंटू ए स्क्वायर, NC2 इंटू ए स्क्वायर, समझ रहे हो 24। अब हमने इसे तोड़ दिया, इसे NC2 को, आपको पता है ना 2 बार बाइनोमियल कोएफिशिएंट को 2 बार ऊपर में घटते लिख दो, 2 बार नीचे लिख दो। अब इसे क्या कर दो, इससे गुना कर लो इनके साथ यार, गुना करने के बाद इससे भी मल्टीप्लाई कर लो। तो ए स्क्वायर एन स्क्वायर, चूंकि ये इनसे गुना हुआ एन स्क्वायर माइनस एन, फिर स्क्वायर से गुना किए तो ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एन। और इधर बच्चों तब तक हम इन दो इसको बुला लिए इधर, किसको 1 इंटू 2 को, तो 24 गुना 48, और ये हो गया ए स्क्वायर एन स्क्वायर को एन का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर इंटू एन, तो एक एन यहाँ रख लिए, ए का और एन का ग्रुप, और ए को जो ए है वो बचा हुआ है 48। अब तुम्हें बताओ क्या मैं इनका पावर कॉमन कर लूं, कर लो सर। एन, इनका वैल्यू कितना है बच्चों 8 है ना, एन का वैल्यू 8, ऐसा पीछा मुझे 1 में मिला है ना, एन का वैल्यू 8 है ना मेरे पास, कहां से, तो फ्रॉम 1 से रख दिए, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 48, 64, 48 माइनस 64 माइनस 16 माइनस 8 कट गया, ए का वैल्यू आ गया है बच्चों 2। जैसे ये 2 आया, 2 इक्वेशन है, दोनों में से कहीं डाल दो, एन का वैल्यू आ गया 4, तो ए का मान 2 और एन का मान 4। आप मुझसे सवाल ये बना था या नहीं बना था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आइए ये 2 सवाल बच्चों जिसमें हमने जनरल टर्म को पहचानना, कोई भी टर्म को लिखना, ये सीखा है, और एक्सपेंशन सीखा है। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं बाइनोमियल से जनरल टर्म पे, सब एक एक करके हम लोग मैक्सिमम सवालों को लेंगे, इतना अच्छे से करेंगे बच्चों, इतना अच्छे से करेंगे, इतना अच्छे से करेंगे, मैं बता नहीं सकता हूँ कितने अच्छे से करने वाले हैं इसे, मैं बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बेहतर से बेहतर, बहुत बेहतर ढंग से बाइनोमियल पढ़ने वाले, बहुत बेहतर ढंग से, और सारा चैप्टर हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं, सारा चैप्टर भी ऐसा ही पढ़ते हैं। आइए बच्चों कुछ थ्योरीज हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। ओके ये चलिए पहला, अगर आप ये इसको ध्यान रखना है, एज ए क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करने वाला है कि आप कोई एक्सपेंशन लेते हो, मान लो कि x प्लस वाई की पावर n आपका एक्सपेंशन है। ओके, तो सबसे पहला है इसमें कि कितना टर्म होगा इसके पास, इसके पास कितना टर्म होगा। तो सिंपल है, जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखो तो उसके पावर जितना हो ना, उसके पावर जितना, पावर समझ रहे हो, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का पावर कितना है n है, तो जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा। यहाँ n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1। अब एक बेगर्स मेथड भी सीखे थे, याद करो, परमुटेशन में, कुछ आ रहा है दिमाग में, अरे आ रहा है तो बताओ। बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक टर्म, सॉरी बाइनोमियल नहीं, परमुटेशन में पढ़ाए थे आपको बेगर्स मेथड, वहां पे हमने मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाया था आपको। क्या तरीका होता है मैं एक बार बता दूं फिर से बच्चों,
सर n माइनस आर प्लस वन आर माइनस वन करके कुछ बताए थे। हाँ देखो कितने लोग हैं, कितने लोगों में, मान लो n क्वाइंस है, 2 लोगों में बांटना है तो कितना बेगस लाना होगा, 2 से 1 कम, तो n माइनस टू प्लस वन। और बेगर्स के लिए हम लोग सेट चुन लिया करते हैं। यानी फॉर्मूला हमारा वहां ये था बच्चों, है ना, फॉर्मूला ये था n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस वन, ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला था। इसी में तुम आर का मान कितना पुट कर लो, है ना, चलो इसको ब्रैकेट मार देते हैं। ये था जिसमें आप आर का मान पुट करेंगे, आर मतलब 1 बेगस लाना होगा, काम खत्म, आ जाएगा वैसा। और ये बनेगा कितना, ये बनेगा n प्लस वन सी वन, जिसका वैल्यू होता है n प्लस वन, आप सब जानते हैं। तो हमें तो बाइनोमियल कर रहे हैं यार अभी को, ऐसे वो टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको परमुटेशन में बेगर्स में बढ़ाए। जैसे देखो इसको क्यों हम तुमको दे रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमने बरसों बरसों टाइम बिताया है, बरसों बरसों टाइम बिताया हमने इसके साथ। क्या मोहब्बत वाले हैं क्या? क्या सोच रहे हो, सब बरसों बरसों बोल रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे यार फ्रेंड नहीं है। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम आज देख रहे हो कि बरसों से देख रहे हो इसे? और क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस वाई स्क्वायर, यही ना देख रहे हो? तो बताओ इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं क्या? क्या इसको फॉर्मूला से भी निकालोगे तो बताओ, 2 प्लस 1 3 कर दें? बिल्कुल सही सर, क्या बात कर रहे हो सर। तो बच्चों अब तुम्हें ये बेगस लगाने की जरूरत नहीं, याद रखो यार डायरेक्ट बाइनोमियल जब भी हो, उन बाइनोमियल एक्सपेंशन में इंडेक्स देखो, जितना इंडेक्स होगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। 2 पावर है 3 होता है। a प्लस बी का होल क्यूब देखे हो तुम, ए क्यू बी क्यू 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, 4 टर्म होते हैं। अगर x प्लस ए एक्सपेंशन है और पावर इसका 2023 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2024 होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2024 होंगे। दूसरा कहानी ये है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, जो भी सम ऑफ इंडिसेस यानी एक्सपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज इक्वल टू n। यानी आप जब इनके कोई एक्सपेंशन, जैसे इसी को ले लिया आपने, जब इसे तुमने पूरा एक्सपेंड कर दिया बच्चों, और हर टर्म के पास जाओ, कहां जाओ, हर टर्म के पास, और टर्म के पास आने के बाद सारे टर्म में जो वेरिएबल्स हैं, क्या है, जो वेरिएबल्स है या जो भी आपका फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म है, बाइनोमियल है ना यार, तो ये कोई 1 2 टर्म हुआ ना, तो पहला और दूसरा का जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स 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 होगा, इंडेक्स इंडेक्स समझ रहे हो, तो जो इंडेक्स होगा उनका सम करोगे ना तो हमेशा ये आएगा, हर टर्म के पास होगा। ऐसा ऐसा काम हर टर्म के पास होने वाला है, इसे देख लो। पहला वाला के पास इन पे मिला है 0, इन्हें मिला है, दोनों को जोड़ दो, इंडेक्स का सम इन आ गया। इन्हें मिलने वाला है, वो इन्हें मिला 1, इसे कितना मिला, n माइनस वन, इसे मिला 1 तो इसे कम मिला, यानी n क्वाइंस था, आपने एक इसे दिया तो एक कम दिया, तो अब दोनों क्वाइंस को अगर बोलेंगे भाई तुम लोग दोनों अपना अपना क्वाइंस मुझे दे दो, तो मेरे पास कितना क्वाइंस आएगा, n। मतलब यही हो रहा है, यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ n माइनस टू हो गया, है ना। यहाँ पे देखो 2 और n माइनस टू जोड़ोगे, फिर यहाँ r दिया हमने तो यहाँ n माइनस आर दिया, फिर इनके इंडेक्स को जोड़ेंगे एक्स वाई के इंडेक्स को तो ये आ जाएगा। तो ये था पॉइंट नंबर 2 कि हर टर्म में कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, जितना उनका पावर होता है ना, पावर, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पावर होता है, पावर मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो पावर होता है बच्चा, तो हर टर्म को जब मैं खोलूंगा उसका, चाहे कोई भी टर्म पकड़ ले, और उस टर्म के जो मैं जब मैं दोनों टर्म के एक्सपोनेंट्स को जब मैं जोड़ूंगा तो वो उस बाइनोमियल एक्सपेंशन के पावर के बराबर आएगा, है ना। उस बाइनोमियल एक्सपेंशन जो मेरे पास था, उनका जो इंडेक्स था उसके बराबर, उसके बराबर क्या आएगा, तो हर टर्म में एक्स और वाई के एक्सपोनेंट का सम आएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों, तीसरा पॉइंट ये है, क्या है सर तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n माइनस आर एंड y के पावर r,
द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n माइनस आर एंड y के पावर r। यानी जब भी तुम कोई टर्म लिख रहे होते, जैसे तुमने लिखा तीसरा टर्म, तो आपने बनाया x के पावर n माइनस टू, y के पावर 2, इनके बीच में कोफिशिएंट लिखाया। तो इनका जो कोफिशिएंट बनता है, इनका जो कोफिशिएंट बनता है, हमने इस एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट अगले पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। तो इनका जो कोफिशिएंट बनता है इस एक्सपेंशन में, वो कोई और नहीं, वो इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम। क्या? इनको अरेंज करने के जो टोटल तरीके होते हैं वही इनका कोफिशिएंट बन रहा होता है। अच्छा, इनको अरेंज करने के तो कितने जगह अरेंज करना है, तो बताओ एक्स क्या है, n माइनस आर, एक्स 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 कितने जगह पे बच्चों है ना, यहाँ पे जो एक्स है वो कितने जगह, तुमको लग रहा होगा ना, तुमको लग रहा होगा कि ये माइनस है। नहीं, ये माइनस नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स बैठा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक वाई बैठा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक n माइनस आर टर्म हुआ और यहाँ से यहाँ तक आर टर्म हो गया। तो ये टोटल मिला दिया जाए तो कितने लोग हो गए, n लोग। इन्हें कितने जगहों पे अरेंज करना है, तो एट n प्लस इस n माइनस n लोगों को, जिसमें से एक कैटेगरी के लोग n माइनस आर है और दूसरे कैटेगरी के लोग r है ना। इनको अगर मैं n प्लेसेस पे अरेंज करूं तो जो तरीका होता है, अगर सबका सब डिफरेंट हुआ होता तो n फैक्टोरियल, पता चला कि ये लोग अलाइक हैं, n माइनस आर फैक्टर से डिवाइड, ये भी अलाइक हैं, इसका भी डिवाइड। एक्सप्लेनेशन नीचे है अपने पास, मान लो n माइनस आर टाइम्स x है और y r टाइम्स है, मतलब x मेरे पास एक ही चीज कितने बार आया हुआ है, r टाइम n माइनस आर टाइम्स, फिर दूसरे कैटेगरी के लोग r टाइम्स आए। अब टोटल मिला दिए तो इन लोग हो गए, है ना। यहां से यहां तक बच्चों टोटल कितने हो गए, है ना, n टर्म्स हो गए, है ना। n, चलो ना n पर्सन्स बोल दो, हटाओ, n पर्सन्स हो गए। इस n पर्सन्स को n सेट पे डालने के तरीके, सर फंडामेंटल काउंटिंग तो नहीं लगेगा यार, वहां लगता है कब, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो, मतलब कि अलाइक नहीं रहता है तो यहाँ फंस जाएंगे हम लोग उस तरह से। तो n फैक्टोरियल लिखा हमने, पता चला कि अरे यार ये तो सब एक जैसे हैं, तो उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दिए। फिर बाद में चला अच्छा इसे तो हमने डिफरेंट समझ रहा था, हाँ इसे हमने डिफरेंट समझ रहा था, लेकिन ये सारे लोग एक जैसे हैं, फिर इनके फैक्टोरियल से डिवाइड, संख्या के फैक्टोरियल से। और आपको पता है यही एनसीआर का फॉर्मूला होता है। तो जब भी हम किसी इस एक्सपेंशन में इनका कोफिशिएंट लिख रहे होते हैं तो वो कोई और नहीं, इनको इन जगहों पे अरेंज करने के तरीके बता रहे होते हैं वो। समझ में आ रही बात। अब आइए आगे। हाँ, आपके पास बच्चों ये एक्सपेंशन है, कौन सा एक्सपेंशन है, इसे ले लो x प्लस बी वाई के पावर n, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। इसमें कुछ टर्म्स है जिसे ध्यान देना है, इसमें कुछ चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है समझिए। वो क्या है, जैसे इस एक्सपेंशन को खोलो तो पहला NC0, पहले को 0 मिला, दूसरे को सब मिल गया। NC1 पहले को 1 मिला, दूसरे को कम मिला। NC2 दूसरे को 2 मिल गया, पहले को 2 कम मिला। ऐसे करके बच्चों NCR पहले को R मिला, दूसरे को n माइनस आर मिला, यानी R कम मिला। ऐसे NCN पहले को सब दे दिए, दूसरे को सब दे दिए, पहले को कुछ भी नहीं दिए, तो n माइनस n कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ से हमने क्या किया कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स है उसे निकाल दिए, और जो यहाँ पे बाकी लोग हैं वेरिएबल्स के अलावा वो ये लोग आ गए यहाँ पे। दूसरा टर्म के पास वेरिएबल हो गए x के पावर n माइनस 1, y के पावर 1, जो बाकी लोग बचे NC1 इंटू a के पावर n माइनस 1, y के पावर 1, फिर प्लस, फिर यहाँ से बच्चों हमने फिर से किया x के पावर n माइनस 2, y के पावर 2 बाहर निकाल लिया, मतलब साथ में ही है बट ये लोग अलग हो गए और ये लोग अलग हो गए। इस प्रकार से हमारे सामने सबसे पहले आता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या आता है बच्चों, तो इस एक्सपेंशन में हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसको बोलने वाले हैं, तो जो NC0, NC1, NC2, NC3, NCR डॉट डॉट NCN होने वाला है, यानी इसमें जो
कॉम्बिनेशन का जो तरीका बता रहा है ना, कॉम्बिनेशन का तरीका, यानी जो एनसीआर वाला जो टर्म है, एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है ना एनसीआर वाला, उसमें NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट सारे लोग आते हैं। तो इन सारे लोगों को एक नए नामों से पुकारा जाएगा आज के बाद। दैट नेम इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। शॉर्ट में इसे बच्चों हम लोग BC बुलाया करते हैं, और मतलब प्यार से इसे BC बुलाया करते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद एक चीज और होता है इसमें, वो क्या होता है, दूसरा, है ना, दूसरा क्या है दूसरा? दूसरा ये है कि अगर हम इन वेरिएबल्स, ये तो ठीक है, चाहे आपके पास कुछ भी रहे, केवल ये ग्रुप के लोग को हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। दूसरा, द अलजेब्राइक टर्म, क्या द अलजेब्राइक टर्म अदर देन वेरिएबल्स, है ना, अदर देन द अलजेब्राइक टर्म्स अदर देन वेरिएबल, अदर देन the algebraic terms other than variables, the algebraic terms other than variables को छोड़ के जो भी algebraic term बचेंगे, the algebraic terms other than variable in any term is called, इस बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं, है ना, इसे हम लोग इज कॉल्ड कोफिशिएंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग सिंपली कोफिशिएंट बुलाते हैं। यानी वेरिएबल्स के अलावा जो भी अलजेब्रा का टर्म होता है, कोई भी टर्म के पास मौजूद, उसे हम लोग कोफिशिएंट बुलाते हैं। समझ रहे हो क्या? अलजेब्रा का जो भी टर्म होता है अपने पास, उसे हम लोग कोफिशिएंट बुला रहे होते हैं। एक मिनट, यहाँ पे बच्चों हमारा जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो क्या है? वो कोफिशिएंट जानने को है। क्या जानने को है? कोफिशिएंट, है ना। पहला है बाइनोमियल कोफिशिएंट और दूसरा चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कोफिशिएंट, है ना। दूसरा चीज है जिसे हम लोग डायरेक्ट कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ऑल द अलजेब्राइक टर्म अदर देन वेरिएबल्स, वेरिएबल को छोड़ के जो भी अलजेब्रा के टर्म्स बने हैं, वेरिएबल को छोड़ के जो भी अलजेब्रा के टर्म्स बने हैं, द अलजेब्राइक टर्म्स अदर देन वेरिएबल इन एनी टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मतलब कि एनी टर्म, वेरिएबल्स के अलावा जो भी अलजेब्राइक टर्म है कोई भी टर्म के पास, जो कि फैक्टर के रूप में, मल्टीपल के रूप में, उसे बोला जाता है कोफिशिएंट। ओके, तो बताओ आप मुझे यहाँ पे कि कौन कौन से लोग कोफिशिएंट बनेंगे। दैट इज यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, पहला में आ जाओ। तो वेरिएबल्स को छोड़ के कौन कौन से लोग बने हैं? तो पहला है NC0, A के पावर n, B के पावर 0। ये पहला हो गया बच्चों। इसे हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल के बाद जो भी टर्म इसके फैक्टर के रूप में है, चलो दूसरा क्या होगा? NC1 इंटू A के पावर n -1 B के पावर 1। दूसरा टर्म में यही लोग हैं जो एज अ फैक्टर के रूप में है। तीसरा टर्म NC2 A के पावर n -2 और B के पावर 2। चौथा में NC3 A के पावर n -3 और B के पावर 3। इस तरह के जो भी लोग हैं बच्चों, जो भी लोग हैं इस तरह के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग बोलते हैं सिंपली कोफिशिएंट। हाँ सर, इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व है? हाँ बिल्कुल है, रहेगा यार।
यानी सीधे कहो कि वेरिएबल यहां जैसे दूसरा टर्म के पास आ रहा हो तो वेरिएबल छोड़ दो, वेरिएबल छोड़ने के बाद जो बचता है उन सबको मैं कोफिशिएंट बुलाता हूं और केवल इस ग्रुप वाले एनसीआर ग्रुप वाले को बाइनोमियल कोफिशिएंट बुलाता हूं। आपको समझ में आ रही बात? बिल्कुल। चलो तो हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। और तीसरा पॉइंट देख लो एक बार यार फिर से। तो तीसरा पॉइंट हमारे सामने ये होगा, है ना, तीसरा पॉइंट हमारे सामने ये होगा कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये सब ध्यान रखना, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट that is called BC, sum of all binomial coefficients, sum of all binomial coefficient, है ना, sum of all binomial coefficients is 2 के पावर n। बच्चों that is ये क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट को जोड़ दो सबको, NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट NCn, इसका वैल्यू आता है 2 के पावर n। ये ध्यान रखने वाली चीज है। आप थोड़ा थोड़ा सिग्मा का यूज जानते हो, अगर थोड़ा थोड़ा सिग्मा का यूज जानते हो तो तुम मुझे ये बताओ बच्चों, क्या मैं इसे सिग्मा का रूप दे सकता हूँ? NCR R का वैल्यू 1 to n कितना होता है? 2 के पावर n होता है। रख सकते हो याद? क्या ना रखोगे मत रखो, ऊपर वाला रखो NC0 NC1। मतलब कि मैं एग्जाम्पल अगर ये कह दूं सर, अगर ये बात किया जाए 10C0 10C1 10C2 ऐसे करके कहाँ तक बच्चों? तो 10C10 तक। जब अगर यहाँ तक ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 10 हो जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट करो, जहां जितना ऊपर है वहां तक ले जाओ तो 2 के पावर वही नंबर आएंगे। ठीक है। चौथा ये है, आप सब जानते हो, है ना, सम ऑफ, छोड़ो देखो यहाँ, चौथा ये है NC0 NC2 NC4 NC6 ऐसे ले लो यार। यानी जितने इवन संख्या रखने वाले नीचे, इवन संख्या रखने वाले नीचे वाले जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम, जो भी ऑड संख्या नीचे रखने वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम, इन दोनों का सम बच्चों सेम होता है। और हमने पिछले वीडियो में से प्रूव भी किया है। और होता कितना है यार? तो इसका होता है 2 के पावर n-1। अब तुम कह रहे होगे कि सर इसमें अंत क्यों नहीं किए, कि सर इवन है तो कहाँ अंत होगा? अच्छा ये बताओ, क्या हमने n बताया आपको? क्या हमने आपको n बताया है इसमें? बोलो, नहीं ना बताया है। एकदम शांति से मेहनत करो, है ना, शांति से मेहनत करो। कहावत है ना कि अभी तो तेरा कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी तो तेरा वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। इसलिए हमें एकदम खामोश रह के बच्चों मेहनत करना है, खामोश रह के। इधर उधर की चीजों में, ज्यादा सोशल मीडिया में, ज्यादा दोस्ती में, ज्यादा ये सब में नहीं उलझना है, क्योंकि अभी आपके जिंदगी का जो ये टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, इस गोल्डन टाइम, गोल्डन। और इस गोल्डन टाइम को यूज करोगे तो तुम डायमंड बन जाओगे, और नहीं यूज करोगे तो लोहा बन जाओगे यार, लोहा बन जाओगे। जो भी बाकी मेटल से उधर चल जाओगे तो मेटल्स में भी नहीं बनोगे। अगर इसने गोल्डन टाइम को यूज किया तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाओगे। ये टाइम वो है जब गोल्डन टाइम को यूज करके और डायमंड में कन्वर्ट करने का है। तो अपने आप को, है ना, झोंक देना है, झोंक देना, समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं। ऑड वाले का इवन वाले। अच्छा ये बताओ क्यों मैं लास्ट नहीं लिख रहा हूं? इसलिए कि अगर हम मैं ये बता दूं कि अपना यहाँ पे n20 है तो तुम आराम से कह सकते हो यार कि सर लास्ट में सब इवन चल रहा है, तो लास्ट का इवन कौन होगा? 20C20 होगा। वेरी गुड। और अगर मैं इसका ऑड लिखूं तो ठीक है लिखो,
20C1, 20C3, 20C5, ऐसे चलेगा। और अंतिम इसका होगा 20C19, है ना, 20C19। और वैल्यू कितना होगा, तो 2 के पावर 20-1। अब ये अंत हम इसलिए लिख पाए क्योंकि आपने एन बताया, या हमने एन बताया इसलिए अंत लिख पाए। यहाँ हम बताए हैं क्या एन क्या है, इवन या ऑड। अगर तुम ये लेते हो यार, अगर ये लेते हो, जैसे मान लो एन तूने ले लिया 25, तो 25C0, 25C2, 25C4, ऐसा चलेगा। और अंतिम होने वाला है 25C24। चूंकि ये इवन वाले में जा रहे हैं, ये लोग ऑड में जाएंगे, तो यहाँ 25C1, 25C3, 25C5, और ऐसे करते करते बच्चों 25C25 ऐसे जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ अंत कौन होगा ऑड पे, क्योंकि ये नंबर ऊपर वाला ऑड है, इसलिए अंत वहीं पे होगा जो ऊपर है वो ऑड वाले में। इवन वाला में पीछे हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 के पावर 25-1, यानी 2 के पावर। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या, एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं आपको। चलो, जनरल टर्म कैसे लिखाता है वो सिंपल है बच्चों। इसका जो मैंने ये तरीका बताया है ये लिखो याद, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ, 2 क्वेश्चंस किए हैं, इसको आराम से देखो भाई, दोनों आसान सा सवाल है। और इसके बाद कुछ थ्योरी के पार्ट्स मिले हैं आपके सामने, है ना। इसमें क्या देखे हो आप, कितने तरीके से अरेंज करते हो, कितना टर्म होता है टोटल, हर टर्म में पावर का सम कितना आता है, हर टर्म में जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट होते हैं वो कितना होता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये सारी चीजें हमने बात कर लिया है बच्चों। फिर इस एक्सपेंशन में हमने बात किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।